नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुड्स ऐप पर। और हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर, जिसमें बड़ा बेहतरीन टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चर्चा कर रहे हैं हम देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण जिस संस्था के द्वारा किया जाता है, उसी संस्था को लेकर अपन बात कर रहे हैं। भारत सरकार के महत्वपूर्ण अंग संसद, विधायिका या व्यवस्थापिका को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन संसद के प्रथम सदन राज्यसभा को लेकर। राज्यसभा को लेकर कुछ बेसिक फैक्ट्स अपन ने पढ़े। अनुच्छेद 80(1) की बात की, 80(3) की बात की, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है 12 सदस्यों का राज्यसभा में, उसको लेकर अपन ने बात की। 80(1) में जहां पर 12 सदस्यों के मनोनयन की बात है, वहीं 80(3) में अपन ने बात की कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। क्लियर। फिर अपन ने बात की दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को लेकर। राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको लेकर अपन ने बात की, जिसमें पिछली क्लास मैंने आप लोगों को बताया कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, और जिनमें से अभी वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो है 245। 245 में से 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। 12 सदस्यों का देश के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। 233 में से अगर मैं बात करूं तो 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 4 सदस्य 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से दिल्ली से 3 और 1 पुडुचेरी से। यहां तक अपनी बात हुई थी। इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल, आर्टिकल 83 की मैं बात करूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में अगर सबसे अधिक सदस्यों के चुने जाने को लेकर क्वेश्चन आप लोगों से आए तो उत्तर प्रदेश राज्य से 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों, 31 मेंबर्स। और अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो 10। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया यहां से भी कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं। जैसे ही संसद का नाम आया तो कुछ लोगों ने इसमें किए 25, मैक्सिमम ने 25 किए, और उसका सही जवाब होना चाहिए था 35। 25 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं दोस्तों। क्लियर। अब बात करते हैं अपन कार्यकाल को लेकर। कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 83 में, आर्टिकल 83 में। अगर कार्यकाल के संदर्भ में बात करूं दोस्तों तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रति 2 वर्ष, पहले मैंने बताया था आपको कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 नए सदस्य चुनकर आते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं उठ रहा कि सर ये 2 साल और प्रावधान चलो अब चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट में 1952 में 1952 में जब राज्यसभा का गठन हुआ था तो जो सदस्य 1952 में राज्यसभा के सदस्य बने थे, क्या 2 वर्ष बाद जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हुए उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का हुआ ही नहीं। फिर उनको किस आधार पे उन 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। दोस्तों इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यसभा के
एक तिहाई सदस्यों को 2 वर्ष बाद वह लॉटरी सिस्टम के द्वारा सेवानिवृत्ति दे सकते हैं। तो 1952 के बाद जब 2 वर्ष कंप्लीट हुए तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा एक तिहाई सदस्यों को 1954 में सेवानिवृत्ति दे दी गई। दोस्तों इसके बाद फिर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्यों को सेवानिवृत्ति दी गई 1956 में, 1956 में। फिर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्यों को सेवानिवृत्ति दी गई, लेकिन अब की बार लॉटरी सिस्टम के द्वारा नहीं, क्योंकि जो 1952 में जो सदस्य रह गए थे एक तिहाई, भाई पहले एक तिहाई को तो 1954 में सेवानिवृत्ति दे दी गई, फिर एक तिहाई को 1956 में दे दी गई। तो जो ये एक तिहाई सदस्य जो 1952 में चुनकर आए थे, तो दोस्तों 1958 में तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया ना। तो फिर ये एक तिहाई सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके फिर सेवानिवृत्त हुए। तो समझ में आ गई ये बात कि प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और एक तिहाई नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। प्रति 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अब दोस्तों अगली बात करते हैं अपन राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं को लेकर। योग्यताओं को लेकर क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले योग्यताओं का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 84 में। और क्या योग्यता है? पहली सबसे मुख्य जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो दोस्तों, 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। अपन आगे जब लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं को लेकर चर्चा करेंगे तो वहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि 25 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के सदस्य की 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लाभ के पद पर कार्यरत न हो। तो दोस्तों ये 3 योग्यताएं, ये 2 फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ पहले भी साझा कर चुका हूं कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो चुनकर जाते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से, कितने? 31, और राजस्थान से 10। अब दोस्तों आगे बात करेंगे अपन राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों को लेकर। स्पेसिफिक पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। अब इस विशिष्ट शक्ति से मतलब क्या है दोस्तों? विशिष्ट शक्ति से मतलब है ऐसी शक्ति जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। दोस्तों ऐसी शक्ति जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं, ऐसी शक्ति क्या कहलाती हैं? राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। 3 विशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों राज्यसभा की। अब ये 3 विशिष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनको लेकर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 67 की, अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? 67 कहता है कि अगर देश के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाना हो तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं। वापस से देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं। दोस्तों अनुच्छेद 249, 249 की बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के कानून निर्माण से संबंधित जो शक्तियां हैं उनका विषयों के रूप में बंटवारा किया गया है। कुछ विषयों को संघ सूची में रखा गया है, कुछ को राज्य सूची में, कुछ को समवर्ती सूची में। अगर संघ सूची के संदर्भ में मैं बात करूं, यूनियन लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो संघ सूची में मूल जो संविधान था उसमें 98 विषय थे, 97 विषय थे, और अभी इसमें 100 विषय हैं। इन संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है। वहीं
राज्य सूची की जो विषय हैं, जहां मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। 5 जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं यहां से। इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। तीसरी, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान वाली। इस समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। लेकिन अगर किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को वैलिड माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। अब समवर्ती सूची के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मूल संविधान में इसमें विषय हुआ करते थे 47, लेकिन ये 5 विषय जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए, इस वजह से इसकी संख्या हो गई है 52। तो दोस्तों, आर्टिकल 249 की चर्चा करते हुए मैं यहां पर इन सब की बात क्यों कर रहा हूं? आपको बताऊं कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, राज्य सूची पर राज्यों को, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को। लेकिन अगर कोई विवाद होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद है, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को वैलिड माना जाएगा। अब दोस्तों, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि अगर राज्यसभा विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, अगर राज्यसभा विशिष्ट बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, देश की संसद को प्रदान कर सकती है। वापस से देखिए दोस्तों, राज्यसभा किसी विषय को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को प्रदान कर सकती है, केंद्र सरकार को प्रदान कर सकती है। इस बात का उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 249 में। 312 क्या कहता है? 312 कहता है विशिष्ट बहुमत, वही 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा के द्वारा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। अब अखिल भारतीय सेवा से क्या मतलब है? ऑल इंडिया सर्विस से क्या मतलब है? दोस्तों, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय तक की अगर मैं बात करूं तो देश में 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। पहली, जिसे ICS के नाम से जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। दूसरा IP, इंडियन पुलिस के नाम से जानते हैं। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो ICS का नाम बदलकर कर दिया गया IAS, जिसकी आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होंगे। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित सेवा। एक ऐसी सेवा जिसके अंतर्गत एक पर्सन को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है जिस प्लेटफॉर्म पर वह व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति के लिए काम कर सकता है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनते हुए। IP की अगर मैं बात करूं, जैसे इंडियन पुलिस कहा करते थे, उसका नाम बदलकर कर दिया गया IPS। दोस्तों, IAS जो इनिशियल स्टेज में एक SDM के रूप में कार्यरत रहता है, उसके बाद उसे ADM बनाया जाता है और फिर फाइनली एक जिले की कमान उसे सौंप दी जाती है। आगे जाकर वह एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, और अगर अर्लियर स्टेज में कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है IAS के लिए और उसका बहुत अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रहता है, तो फाइनली वह CS तक की पोस्ट तक पहुंचता है, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंचता है। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, देश के सारे प्रशासनिक महकमे का मुखिया। IPS के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, इंडियन पुलिस सर्विस के संदर्भ में,
तो इनिशियल स्टेज में एडिशनल एसपी के रूप में वह सेवाएं देता है और कुछ समय बाद में उसको एक जिले की पुलिस का मालिक बना दिया जाता है, जिसके बाद में क्रमशः वह प्रमोट होते हुए आईपीएस के बाद में अच्छी बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड अगर उसका रहता है तो डीजीपी तक का सफर तय करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक राज्य की पुलिस महकमे का मुखिया बनता है दोस्तों। 1966 में मूल संविधान के अनुसार तो केवल 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, लेकिन 1966 में 1966 में देश में तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया, वो थी आईएफएस। आईएफएस का मतलब भारतीय विदेश सेवा नहीं, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। क्लियर दोस्तों? तो ये राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत अगर देश के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो और उससे संबंधित अगर कोई प्रस्ताव है तो वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में नहीं लाया जाता है। तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति। दूसरा, अनुच्छेद 249 कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत, विशिष्ट बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे, राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया जा सकता है। वहीं 312 क्या कहता है, अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि राज्यसभा विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। क्लियर? तो ये राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोकसभा को लेकर, राज्यसभा के पदाधिकारियों को लेकर उससे संबंधित और क्या प्रावधान है वो आगे के आर्टिकल्स में अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा। लोकसभा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 81 बड़ा आप लोगों को लिखा गया है ताकि याद रहे अच्छे से। अक्सर कहा जाता है कि पढ़ी हुई चीजों की बजाय जो देखी हुई चीजें हैं वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो देख लो आप लोग लोकसभा और अनुच्छेद 81 की किताब में भी देख सकते हैं। नहीं, किताब में इतना बड़ा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसमें यहाँ पर ज्यादा बड़ा लिखा हुआ मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी राज्यसभा की तरह ही अपन 3 फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकसभा। तो 17 अप्रैल 1952 कब हुआ लोकसभा गठन? 17 अप्रैल 1952। दूसरा, लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952। वहां पर आपको क्या बताया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठन, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 को, लोकसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को और जनता का सदन हाउस ऑफ पीपल का नाम बदलकर लोकसभा कब किया गया? तो 14 मई 1952 को किया गया। दोस्तों ये 3 फैक्ट, गठन 17 अप्रैल 1952, पहली बैठक 13 मई 1952 और हाउस ऑफ पीपल या जनता का सदन का नाम बदलकर 14 मई 1952। तो ये 3 फैक्ट, इसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों अगली। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब चुनाव कैसे किया जाता है लोकसभा का? सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, थोड़ा सा यहां पर क्लियर नहीं दिखेगा आपको। लोकसभा को और किन नामों से जाना जाता है? तो जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, इन नामों से दोस्तों लोकसभा को जाना जाता है। कुछ लोग अस्थायी सदन भी कहते हैं, अनस्टेबल हाउस। हालांकि अनस्टेबल कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अनस्टेबल या अस्थायी सदन इस मायनों में कहा जाता है कि
अगर सरकार का बहुमत चला गया तो देश का राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। इस वजह से भी इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है। तो जब राज्यसभा के सदस्यों को लेकर, चुनाव को लेकर मैंने आप लोगों को बताया था, उस वक्त क्या बताया था कि राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, जो विधायक हैं या जो एमएलए हैं, उन एमएलएज के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन अगर लोकसभा के संदर्भ में मैं बात करूं तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर किया जाता है। आप और मेरे जैसे लोग डायरेक्टली अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं वयस्क मताधिकार, एडल्ट वोटिंग राइट। और वयस्क मताधिकार की 3 योग्यताएं मैं पहले भी आप लोगों के साथ बहुत बार डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। वापस से अगर मैं बताना चाहूं तो पहली, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु, अगर मूल संविधान की मैं बात करूं तो उसमें थी 21 वर्ष, लेकिन राजीव गांधी सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे 1989 में लागू किया गया। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। तो पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। और तीसरा, स्थानीय मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में उसका नाम पंजीकृत हो। तो दोस्तों ये 3 योग्यताएं वयस्क मताधिकार की। तो ये योग्यताएं अगर कोई फुलफिल करता है तो उसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्लियर? अगली बात, लोकसभा की सदस्य संख्या। अब सदस्य संख्या को लेकर बात करते हैं अपन। पहले राज्यसभा के संदर्भ में बताया था, उसी प्रकार से बात करते हैं कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अभी वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, कितने निर्वाचित होते हैं, कितनों का मनोनयन भी अगर होता है और होता है तो किस आधार पर होता है दोस्तों। तो लोकसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैक्सिमम, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और ये 552 रहेगी दोस्तों 2026 तक। 2026 तक इन 552 के संदर्भ में क्या प्रावधान थे? 530 प्लस 20 प्लस 2। 530 का मतलब राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 का मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश से, वहां से निर्वाचित होंगे, और 2 का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाएगा, नॉमिनेशन किया जाएगा। किन का मनोनयन किया जाएगा? एंग्लो इंडियंस का, आंग्ल भारतीय सदस्यों का, एंग्लो इंडियंस का मनोनयन किया जाएगा। क्लियर? चलिए, ये बात तो हो गई अधिकतम सदस्य संख्या को लेकर। अब वर्तमान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं और वर्तमान सदस्य संख्या की बात करूं, उससे पहले एक संविधान संशोधन को लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूंगा। जब देश का संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त ये प्रावधान रखा गया कि भारतीय संसद का जो निम्न सदन है, जिसे अपन लोकसभा के नाम से जानते हैं, इस निम्न सदन में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन 10 वर्ष के लिए देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग समझिए एंग्लो इंडियन से मतलब क्या है।
भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 366 में भारतीय संविधान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन सभी परिभाषाओं का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 366 में किया गया है, 366 में किया गया है। तो यहां पर परिभाषित किया गया है एंग्लो इंडियंस को या आंग्ल भारतीय को। अब दोस्तों आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, क्लियर? तो पितृ परंपरा से बहुत सारी जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें, अलग अलग कंसेप्ट लिखे गए हैं, लेकिन वाकई में भारतीय संविधान क्या कहता है? तो भारतीय संविधान कहता है पितृ परंपरा से यूरोपीय मूल का व्यक्ति, पितृ परंपरा से यूरोपीय मूल का व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहलाता है। केवल ब्रिटिश होना जरूरी नहीं है, यूरोपीय मूल के किसी भी देश का हो सकता है। और किस आधार पर? पितृ परंपरा से, माता की परंपरा से नहीं, पितृ परंपरा से। एक बात तो हो गई है। अब आप कहेंगे कि सर क्या इस बात का उल्लेख कहीं किया गया है कि 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा भारतीय संविधान में? जी हां, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 331 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसमें अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उस कंडीशन में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब दोस्तों ये प्रावधान किया गया देश के संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद तक के लिए, और 10 वर्ष बाद का मतलब है 25 जनवरी 1960 तक। लेकिन आगे आने वाली सरकारों के द्वारा इसे 10-10 वर्ष करके आगे बढ़ाते चले गए दोस्तों। अंतिम बार भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इस 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा दोस्तों ये जो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन से संबंधित प्रावधान था, अनुच्छेद 331 से संबंधित जो प्रावधान था, इसे और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 10 वर्ष से बढ़ाने का मतलब है 25 जनवरी 2020 तक के लिए। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि 12 दिसंबर 2019 को भारतीय संविधान में एक और संशोधन हुआ जिसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में जो प्रावधान थे उनको 10 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष का मतलब 25 जनवरी 2030 तक के लिए। और अनुच्छेद 331 जो बात कर रहा है 2 एंग्लो इंडियंस की मनोनयन की राष्ट्रपति के द्वारा, इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। साथ ही अनुच्छेद 333 में जो प्रावधान है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है, एंग्लो इंडियंस का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जा सकता है। तो इस एक एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का जो प्रावधान अनुच्छेद 333 में था उसको भी आगे नहीं बढ़ाया गया। अब आप कहेंगे कि सर 330 और 332 में क्या है? दोस्तों 330 में है लोकसभा में एससी व एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है, कुछ सीटों पर आरक्षण दिया गया है। तो एससी एसटी से संबंधित जो लोकसभा में आरक्षण के जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को दोस्तों 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब आप कहेंगे 332 में क्या है? तो 332 में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं
उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों, उनको भी 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आप वापस आइए लोकसभा की सदस्य संख्या को लेकर, जहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे। चलिए पीछे वापस करता हूं मैं जी। यहां थे अपन 545 में थे अपन। वर्तमान लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो अगर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का प्रावधान हटा दिया जाता है, क्योंकि संविधान में आगे बढ़ाने को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं किया गया उसमें संशोधन के द्वारा, तो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या की अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो वो है 543, 543। और 543 में से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राज्यों से 530 और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 530 राज्यों से निर्वाचित जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और ये 13 यूटी से, यूनियन टेरिटरीज से। अब केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 7 तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और 6 शेष जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे एक। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उनके प्रावधानों को मैं यहां पर ऐड नहीं कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो ये 7 जो सदस्य हैं वो दिल्ली से और एक जो सदस्य हैं वो शेष 6 केंद्र शासित प्रदेशों से। ये सदस्य संख्या का प्रावधान। अगर सर्वाधिक सदस्यों की मैं बात करूं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से 80 सदस्य, 80 मेंबर्स, 80 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा में चुनकर जाते हैं। क्लियर? अब राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 25 सदस्य लोकसभा में, 25 सदस्य लोकसभा से, राजस्थान से लोकसभा में चुनकर जाते हैं। और क्या प्रोविजंस है? आरक्षण को लेकर अगर मैं बात करूं, जो अभी बात की मैंने अनुच्छेद 330 को लेकर जो बात की कि चेंज कर लेता हूं मैं, वर्तमान लोकसभा में आरक्षित जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए 84, 84 दोस्तों ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, 84, 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। दोस्तों आगे अगर अपन बात करें तो ये जो सीटों का निर्धारण है ये जनसंख्या के आधार पर समय समय पर परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब वो परिसीमन आयोग क्या है उसके संदर्भ में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो परिसीमन आयोग का कार्य क्या है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करना। चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अपन। ये फैक्ट्स मैंने कुछ साझा किया आप लोगों के साथ कि सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 48, उसके बाद महाराष्ट्र से सबसे पहले उत्तर प्रदेश से 80, फिर महाराष्ट्र से 48, राजस्थान से 25, दिल्ली से 7। अब जो पिछली लोकसभा रही दोस्तों, 16वीं जो लोकसभा रही, अभी वर्तमान में कौन सी है? 70वीं। तो 16वीं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य थे, एक रिचर्ड हे और दूसरे जॉर्ज बैकर। और अब भारत में जो 2 एंग्लो इंडियंस या 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का जो मनोनयन का प्रावधान था उसको भारतीय संविधान में आगे नहीं बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों आगे की जो इंफॉर्मेशन है लोकसभा से संबंधित, देश की संसद से संबंधित, उससे संबंधित सारे जो प्रावधान है वो डिटेल में पढ़ते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।